इस कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो फिलहाल अफ्रीका में मौजूद है और अपने साथी डॉनी के साथ एक मिशन पर है। अब थोड़ी देर की निगरानी के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखाई दी और उसने बिना देरी किए उस आतंकवादी को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब यहाँ बॉब ने अपना कमाल दिखाया और इनमें से कई आतंकवादियों को मार डाला। लेकिन देखते ही देखते सिचुएशन हाथ से निकलने लगी और दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास बम गिराने लगा। अब यहाँ बॉब ने CIA से मदद मांगी, लेकिन उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसी गोलीबारी के बीच गोली डॉनी को लग गई और उस बेचारे की जान चली गई। यह देखकर बॉब गुस्से से लाल हो गया और उसने उस हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाईं। पहले तो उसका निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने उस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब इस घटना के 3 साल बाद हम बॉब को देखते हैं जो अब आर्मी से रिटायर हो चुका है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक आम जिंदगी बिता रहा है। एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का एक आदमी जो CIA का हेड है, बॉब से मिलने पहुंचा। दरअसल आइजैक को खबर मिली थी कि बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एक हमला होने वाला है, इसीलिए वो बॉब से मिलने आया था ताकि एक एक्सपर्ट की मदद से इस अटैक को रोका जा सके। दरअसल बॉब का काम यह था कि वह प्रेसिडेंट को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाए ताकि आइजैक और उसकी टीम आने वाली हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहे। पहले तो बॉब ने इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि अब वह रिटायर हो चुका था और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब आइजैक ने उसे मामले की गंभीरता समझाई तो बॉब भी इस काम के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले आइजैक ने बॉब को सारी जानकारी दी और उसे अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया। एक हफ्ते बाद वो वॉशिंगटन DC पहुंचा जहां प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने वाले थे। कई दिनों की रिसर्च के बाद बॉब ने आइजैक को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा। आइजैक ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे प्रेसिडेंट की स्पीच वाले दिन आने को कहा। दिन गुजरते गए और बहुत जल्द वो दिन आ गया जब प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने स्पीच देने वाले थे। इधर बॉब आइजैक के साथ एक रूम में पहुंचा जहां से वे पूरे शहर को देख सकते थे। वहां उसकी मुलाकात माइकल सैंडर नाम के एक आदमी से हुई जो आइजैक की टीम का हिस्सा था और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में उसका बहुत बड़ा रोल था। जैसे ही प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए स्टेज पर चढ़े, बॉब ने सबको बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द स्टेज से नीचे उतारना चाहिए। लेकिन वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही रूम में मौजूद एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। ये देखते ही बॉब ने खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकला। बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे कमरे को साफ किया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ निक नाम के एक FBI ऑफिसर ने बॉब को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे पछाड़ दिया। उसने निक को हथकड़ी लगाई और वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने निक से कहा, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद वह निक की गाड़ी में बैठा और शहर छोड़कर भागने लगा। लेकिन अभी वो भाग ही रहा था कि FBI की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में घुसा दिया और फटाफट अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह सड़क पर निकला तो पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब चूंकि बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और सीधा एक नदी में जा गिरा। इसके बाद FBI की टीम ने इस नदी की अच्छे से छानबीन की, लेकिन उन्हें बॉब का कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो तो पहले ही एक नाव पर लटक कर यहाँ से भाग चुका था। थोड़ी देर बाद वह किनारे पर पहुंचा और एक ट्रक चुराकर वहां से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनल्स TV पर बॉब की फोटो दिखाने लगे और उसे प्रेसिडेंट का कातिल बताने लगे। इसके बाद हम FBI के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जो निक से काफी नाराज था क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग गया था। अब यहाँ निक ने अपने सीनियर को बताया कि भागते वक्त बॉब ने उससे कहा था कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। हालांकि निक के सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने निक का डिमोशन करके उसे FBI के कॉल सेंटर में बिठा दिया। रात होते ही बॉब एक सुपरमार्केट में गया और अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली काट दी। इसके बाद वह दुकान के अंदर गया और वहां मौजूद एक लेडी से कुछ सामान खरीदा। इसके बाद वह दुकान की टॉयलेट में गया और अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन इसी बीच दुकान में मौजूद उस लेडी को उस पर शक हो गया और उसने फौरन FBI को कॉल कर दी। अब यहाँ उसकी कॉल निक ने उठाई, जहां उस लेडी ने उसे बताया कि शायद थोड़ी देर पहले बॉब उसकी दुकान में आया था। अब इस लेडी की बात पर भरोसा करके निक ने अपने सीनियर को यह बात बताई
लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के चलते उसके सीनियर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी रात निक ने इसी केस पर काम किया और बॉब के बारे में सारी जानकारी निकाली। अगली सुबह एक लेडी ऑफिस में आई जो असल में निक की कॉलिग थी। जब उसने निक को इस केस पर काम करते हुए देखा तो उसने बताया कि जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी, कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। ये सुनने के बाद निक को यकीन हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर हम बॉब को देखते हैं जो एक औरत से मिलने उसके घर पहुंचा। असल में यह औरत कोई और नहीं बल्कि डॉनी की विधवा पत्नी सारा थी। हालांकि आज वह बॉब से पहली बार मिली थी, लेकिन वह उसे पिछले कई सालों से जानती थी, क्योंकि डॉनी के मरने के बाद बॉब ने उसे एक लेटर लिखा था और हर साल सारा को फूल भेजता था। अब सारा ने भी टीवी पर बॉब के बारे में देखा था, इसलिए उसने बॉब की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे बताया कि वह बेकसूर है तो सारा ने उसे अंदर आने दिया। अंदर आने पर सारा ने उसे बताया कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ठीक हैं और उस दिन गोली वहां मौजूद एक दूसरे देश के पॉलिटिशियन को लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो क्राइम सीन के आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स की जांच कर रहा था। इसी बीच वह एक बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिले और यह बिल्डिंग क्राइम सीन से केवल 500 मीटर दूर थी। अब यह देखकर निक को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बॉब की फाइल में उसने पढ़ा था कि बॉब एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और वह मीलों दूर से अपने टारगेट को मार गिराता है। तो फिर केवल 500 मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया और उसने प्रेसिडेंट के बजाय उस दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे मार दिया। वहीं दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं जो पेशे से एक नर्स है और फिलहाल वह बॉब का इलाज कर रही है। अब थोड़ी देर बाद जब बॉब को होश आया तो सारा ने उसे बताया कि सरकार ने उसके डॉगी तक को मार दिया है। ये सुनकर बॉब को काफी दुख हुआ और उसने कसम खाई कि वह अपने नाम पर लगे इस दाग को मिटाकर रहेगा और इस काम में केवल निक उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ बॉब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक सारा एक कैफे में निक से मिलने पहुंची। यहाँ सारा ने उसे पूरी बात बताई और आइजैक की गाड़ी का नंबर भी दिया ताकि निक इस बारे में थोड़ी छानबीन करे और इससे आइजैक के मन में भी डर पैदा हो। निक ने भी ठीक वैसा ही किया और उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। इधर आइजैक को भी यह पता चला कि FBI का एक ऑफिसर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है और यह वही ऑफिसर है जिसकी गाड़ी में बॉब फरार हुआ था। इससे पहले कि निक इस बात की जड़ तक जाता, आइजैक के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह मारा। वे यह जानना चाहते थे कि आखिर निक को कितनी सच्चाई पता है, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी निक ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने निक को मारने का फैसला किया। इससे पहले कि ये लोग उसे मार पाते, बॉब ने अपनी स्नाइपर स्किल के दम पर आइजैक के सभी लोगों को मार डाला। अब यहाँ निक ने बॉब से कहा कि मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, इसलिए तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि कानून तुम्हारी मदद कर सके। हालांकि बॉब ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर उसने आइजैक से बदला नहीं लिया तो कल वो किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। निक ने भी उसकी बात मान ली और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर आइजैक और उसके साथियों को यह पता चला कि बॉब हर साल सारा नाम की एक लड़की को फूल भेजता है। इस बात का पता लगते ही आइजैक ने अपने आदमियों को सारा को किडनैप करने भेजा। वहीं दूसरी ओर बॉब हथियारों के एक एक्सपर्ट से मिलने पहुंचा, जहां बॉब ने इस आदमी से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि गोली कहीं और से चली हो और दिखाई किसी और बंदूक से गई हो। इस पर यह आदमी कहता है कि हाँ, ऐसा करना मुमकिन है। इस तकनीक को पेपर पैचिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें गोली चलती कहीं और से है और दिखाई कहीं और से जाती है। यहाँ इस आदमी ने बॉब को यह भी बताया कि तुम्हारे अलावा इतना अचूक निशाना केवल एक आदमी लगा सकता है और वह है मिखा। जब इस आदमी ने मिखा का हुलिया बताया तो बॉब फौरन समझ गया कि मिखा कोई और नहीं बल्कि माइकल सैंडर है, जो आइजैक की टीम का हिस्सा था। इसके बाद निक ने अपने ऑफिस में कॉल की और माइकल का पता लगवाया, जो फिलहाल वर्जीनिया में था। उस रात आइजैक के 2 आदमी सारा के घर में घुसे ताकि वे उसे किडनैप कर सकें। सारा ने एक आदमी को मार दिया, पर बदकिस्मती से दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। इधर आइजैक को अंदाजा हो गया कि अब तक बॉब ने माइकल सैंडर के बारे में सब कुछ जान लिया होगा और वह उसके पीछे जरूर जाएगा। इसलिए आइजैक ने यह प्लान बनाया कि जब बॉब और निक माइकल सैंडर को पकड़ने वर्जीनिया आएंगे तो वे उन पर हमला करके उन्हें मार देंगे। प्लान के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचे और एक सुपरमार्केट में जाकर बॉम्ब बनाने का सारा सामान खरीदा। बॉब यह जानता था कि आइजैक और माइकल उन पर पलटकर हमला जरूर करेंगे, इसलिए उसने निक को भी थोड़ी बहुत स्नाइपिंग सिखा दी ताकि समय आने पर वह उसकी मदद कर सके। अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस गया और निक दूर बैठकर उसे सभी गार्ड्स की लोकेशन बताने लगा। बॉब ने सभी गार्ड्स को एक एक करके खत्म किया और फार्म हाउस में जाने से पहले उसने आसपास की झाड़ियों में ढेर सारे बम रख दिए। इसके बाद वह फार्म हाउस के अंदर गया
जहां माइकल पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यहां माइकल ने उसे बताया कि असल में उनका प्लान प्रेसिडेंट को मारने का नहीं, बल्कि उस दूसरे देश के नेता को मारने का था, क्योंकि उस दिन वह लोगों को उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑनेल कंपनी के कहने पर बर्बाद कर दिया था। दरअसल 3 साल पहले एक बड़ी ऑनेल कंपनी को अफ्रीका के एक छोटे से गांव में अपनी पाइपलाइन बिछानी थी और इसके लिए उन्हें उस पूरे गांव को खाली करना था। जब गांव वालों ने मना किया तो आइजैक और उसकी टीम ने गांव के सभी लोगों को मार दिया और उन्हें एक बड़े कब्र में दफन कर दिया। अब बॉब को पूरी बात समझ आई कि जब 3 साल पहले वह उस गांव में था तब यूएस आर्मी ने उसे और डॉनी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, और उसे एहसास हुआ कि इस घोटाले में सिर्फ आइजैक नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। यह पूरी बात बताने के बाद माइकल ने खुद को गोली मार ली और ठीक उसी वक्त आइजैक के लोग बॉब पर हमला कर गए। दूर बैठे निक ने बाहर रखे सभी बम्स को एक्टिवेट कर दिया और अंदर से बॉब ने आइजैक के लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। इन सभी को मारने के बाद बॉब फार्म हाउस से बाहर निकला, पर ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर ने उसे चेज करना शुरू कर दिया। चूंकि निक और बॉब इस हमले के लिए पहले से तैयार थे, उन्होंने आइजैक के लोगों का जमकर मुकाबला किया। जैसे ही हेलीकॉप्टर एक ऑयल टैंकर के ऊपर आया, बॉब ने उस टैंकर को शूट करके उसे ब्लास्ट कर दिया और इस धमाके में हेलीकॉप्टर भी जलकर राख हो गया। इसके बाद हम आइजैक और उसके साथियों को देखते हैं, जिनकी टेंशन अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि बॉब धीरे धीरे इनके करीब पहुंच रहा था। वहीं दूसरी ओर निक ने FBI को कॉल करके बताया कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। दरअसल निक ने ऐसा इसलिए किया ताकि यह बात आइजैक तक पहुंच जाए और वो उससे कांटेक्ट कर ले। अब इनका यह प्लान कामयाब हुआ और कुछ ही मिनटों में आइजैक ने निक को कॉल कर दिया। यहाँ बॉब ने आइजैक से बात की और उसके सामने एक ऑफर रखा। अगर उसने सारा को छोड़ दिया तो वो माइकल सैंडर की उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देगा जिसमें उसने बताया है कि कैसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ओनेल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। अब आइजैक के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इस डील के लिए राजी हो गया और दोनों ने अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला किया। अगले दिन आइजैक अपने साथियों के साथ सारा को लेकर उस पहाड़ पर पहुंचा। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ उनकी तरफ आया, पर आइजैक के छिपे हुए स्नाइपर ने उस आदमी को गोली मार दी। अब यहाँ आइजैक को लगा कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, पर यह तो बॉब की एक चाल थी और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसने अपनी जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ मेटल लगाया हुआ था। जैसे ही आइजैक के स्नाइपर ने निक पर गोली चलाई, बॉब को स्नाइपर की लोकेशन पता लग गई और उसने एक हेडशॉट मारकर उस स्नाइपर को खत्म कर दिया। इसके साथ ही उसने एक गोली उस आदमी को भी मारी जिसने सारा का हाथ पकड़ रखा था। इधर हम FBI के चीफ को देखते हैं, जिसे निक का भेजा हुआ एक लेटर मिला था। इस लेटर के जरिए निक ने उन्हें इस मिशन की सारी जानकारी दी थी। ये लेटर पढ़ते ही FBI की टीम भी उस पहाड़ की ओर निकल पड़ी ताकि वे आइजैक और बॉब को गिरफ्तार कर सकें। उधर उस स्नाइपर को मारने के बाद बॉब सबके सामने आया और निक ने आइजैक और उसके साथियों से उनके हथियार ले लिए। तभी सारा ने एक बंदूक उठाई और उस आदमी को गोली मार दी जिसने उसे किडनैप कर बहुत टॉर्चर किया था। अब बॉब ने उसे शांत किया और आइजैक के साथी मैकम से बात करने लगा। यहाँ मैकम ने बॉब से कहा, तुम उस रिकॉर्डिंग के जरिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे साथ इस घोटाले में शामिल हैं। अब तक बॉब ये बात समझ चुका था कि अगर उसने इन सबूतों को पब्लिक किया तो सरकार के लोग उसके साथ साथ निक और सारा को भी जान से मार देंगे, इसलिए उसने उस रिकॉर्डिंग को उनके सामने ही जला दिया। तभी वहां FBI की टीम आ गई और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आइजैक और उसके साथी भी मौजूद थे। बॉब ने क्राइम सीन पर मिली अपनी राइफल मंगवाई ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उसने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक की फायरिंग पिन निकाल दी थी और बिना फायरिंग पिन के इस बंदूक से गोली चलाना इम्पॉसिबल है। इसे साबित करने के लिए उसने निक पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली बंदूक के अंदर ही रह गई। इससे यह साबित हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है। अब कोर्ट ने बॉब को तो बेकसूर घोषित कर दिया, पर आइजैक पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस आखिरी सबूत को भी बॉब ने खुद जला दिया था। उस रात आइजैक और मैकम अपने फार्म हाउस पर गए और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगे, पर तभी वहां बॉब आ गया और आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारने लगा। जैसे ही आइजैक खड़ा हुआ, बॉब ने उसके सीने में गोली मार दी और उसकी जान ले ली। इसके बाद वह घर के अंदर आया और आइजैक के साथ साथ मैकम को भी मार डाला। घर से निकलते वक्त उसने गैस पाइपलाइन में धमाका कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। आखिरकार बॉब ने अपना बदला पूरा किया और उस गांव में मारे गए सभी लोगों को इंसाफ दिलवाया।
वहीं बाहर फार्म हाउस के पास सारा उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए और एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।